हो जाएंगे। हमने किसी के पैर नहीं छुए, ना कोई कलावा बांधा, ना माथे पे तिलक लगाया, ना कहीं कोई पूजा गृह गए, ना उपवास किया। जाति के खिलाफ कानून की कोई नेता भी मांग नहीं कर रहा, अंधविश्वास के खिलाफ कानून की कोई मांग नहीं कर रहा। ये क्या, ये जड़त्व है, लोगों को डर लगता है। लेकिन ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लोग एक्टिव हैं, सतर्क हैं, उनके नाम अगर शामिल हैं तो हमारे वो लोग जो हिस्सा वंचित समाज के लोग हैं, वो जब मदद ढूंढने जाते हैं उनको मदद नहीं मिलती। और करेंगे भी कि हम किसी पद पर इसलिए आए हैं कि हमको शक्ति के गलियारे में उन लोगों को हिस्सेदारी का एहसास कराना है जिनकी पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में, और वो भी बहुजन समाज पूरी दुनिया के अंदर। और हमने तो अभियान भी चलवाया कि एक घर के अंदर एक वकील जरूर पैदा करो। वकील की पावर आप नहीं जानते। और हम लोगों ने जब भी वकीलों पर लाठी चलाई, झेलना तो सबको पड़ता है। भारत में दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, सती प्रथा भी खत्म नहीं हुई, बहुत सी प्रथा है, लिंग भेद खत्म नहीं हुआ, तो दिक्कतें हैं। तो आपका समाज मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होना बहुत जरूरी है। हरीश कुमार साहब, चंद्रपाल साहब, ये सब उदाहरण है। भगवान बुद्ध ने बाद में कहा कि भिक्षु बनना है, परिवार की परमिशन लेकर आओ, सेनापति की परमिशन लेकर आओ। उनका अपना एक्सपेरिमेंट था, अपने उपदेश थे जो आज तक कभी रेलिवेंट घोषित नहीं हुए। तो पे बैक टू फैमिली पर हर एक ये LIC GIC से ज्यादा बड़ा आपका समाज, आपका परिवार एक स्थायी विकास की तरफ दौड़ेगा। चंद्रपाल साहब ने बहुत मेहनत करने के बाद IAS बने। हरीश कुमार जी बहुत मेहनत करने के बाद IAS बने। एक चमत्कार से नहीं हुआ, ये किसी नदी में नहाने से नहीं हुआ, किसी का आशीर्वाद से नहीं है। इस देश का जो 40% गरीबी है वो कास्ट की वजह से, जाति की वजह से। इसी चीज को राइस डेविस बहुत पहले कह गए थे, अगर जाति खत्म हो जाती है, बुद्ध की बात को मान लिया होता तो देश, जिस घर के अंदर जितना पंचशील का पालन हुआ होगा उतना पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय के खिलाफ बहुत से लोग हैं। हम जहां से आए हैं, पे बैक टू सोसाइटी वहीं से करनी पड़ेगी। और आपकी मुलाकात एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण। यानी महामानव भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब तथा समस्त बहुजन प्रेरणा स्रोतों को नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य भिक्षु पिता तुल्य डॉक्टर चंद्रपाल साहब, के गौतम साहब, बड़े भाई हरीश कुमार जी, विश्वनाथ जी, अब नाम तो लगभग सभी के पता है, सभी को मेरा जय भीम। और सबसे पहले बधाई हो महेश चंद जी को कि उन्होंने एक बहुत ही असाधारण कार्य किया है। इस तरह की डायरेक्टरी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर बननी चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सभी के नाम नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो लोग एक्टिव हैं, सतर्क हैं, उनके नाम अगर शामिल हैं तो हमारे वो लोग जो हिस्सा वंचित समाज के लोग हैं, वो जब मदद ढूंढने जाते हैं उनको मदद नहीं मिलती। एडमिशन कराने जाएंगे हमारे बच्चे, फॉर्म में क्या भरना है कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलता। एक ज़माना ऐसा था कि फॉर्म अटेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसा नहीं है कि लोग नौकरियों में नहीं थे, पदों पर नहीं थे, जानकारी नहीं थी। जानकारी न होने की वजह से कौन कहाँ पर है, कौन अपना है, कौन पराया, निश्चित रूप से लोगों को बड़ा ही निरुत्साहित होने का बुरा अवसर मिलता था। डरते थे कार्यालय में घुसते हुए कि हमारा फॉर्म अटेस्ट कर दीजिए, जबकि उसके बगल में अधिकारी कर्मचारी जानने वाले थे, लेकिन जानकारी ये नहीं थी ये कौन है। ये बहुत अच्छा कदम है जो बैकवर्ड क्लास कमीशन के, मंडल कमीशन के प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, ये जो इस डायरेक्टिव से जुड़ा हुआ है कि शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास जब होगा जब आप जानेंगे। जब आप जानते ही नहीं और जो बैठा हुआ है वो आपको मानता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई नैतिक दबाव नहीं है। जब आप जानेंगे ये चाचा या चाचा का दोस्त, उसका क्लास फेलो यहाँ आया हुआ है और इसका नाम मेरी डायरेक्टरी में है, तो निश्चित रूप से एक भावना आएगी कि यहाँ मुझे दुत्कारा नहीं जाएगा। वरना हमारे लोगों के पास कितने बहाने हैं। नौकरी से पहले रहता है अभी नौकरी नहीं लगी इसलिए सामाजिक कार्य में नहीं आएंगे, नौकरी में लगने के बाद ये बहाना है कि हम सब इस कंडक्चूल से बंधे हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास घोड़ा नहीं है, हमारे पास किराया नहीं है। ये एस्केपिज्म पलायनवाद लगा रहता है। लेकिन जब एक दूसरे को जान जाएंगे और ये एहसास कराएंगे और करेंगे भी कि हम किसी पद पर इसलिए आए हैं कि हमको शक्ति के गलियारे में उन लोगों को हिस्सेदारी का एहसास कराना है जिनकी पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। दूसरे को दूसरे जो लोग रिजर्वेशन लेकर के आए हैं वो अपने दफ्तरों में नहीं बैठते, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई चाचा भतीजा मिलना आ जाए उसका काम करना पड़े। आपको काम करना ही है। और वो लोग जो आपसे जुड़े हैं, जो पीड़ित हैं, हिस्सा वंचित समाज के लोग हैं, वो लोग गलत काम नहीं कराते। वो लोग, उनके सही काम ही नहीं होते, उनकी सही FIR हो जाए, उनके सही काम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। जनपद स्तर पर आप जहाँ भी कहीं आए, मैं अपील करूँगा कि अपने अपने यहाँ पर चाहे अपने गाँव के लोगों को जोड़ें, चाहे अपने जिले के लोगों को जोड़ें, और इसके आधार पर आप अगर ग्रुप बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे, तो आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर 2 लाख से ऊपर 1024 को एक ग्रुप में जोड़ सकते हैं। लेकिन देखा मैंने 5-5 लोगों के ग्रुप बने हुए बहुत ज़्यादा हैं,
उनकी जगह कम से कम जो स्ट्रेंथ है वहां तक तो पहुंचे। जो आज का विषय रखा गया है सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में, और वो भी बहुजन समाज, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक विकास को लेकर के बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत से विचार सामने आए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक आर्थिक विचारों को सपोर्ट मिल रहा है। 2019 के नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी की किताब है पुअर इकोनॉमिक्स। उस किताब में बहुत सी ऐसी चीजें दी गई हैं जो बाबा साहब के विचारों को पुख्ता करती हैं। बाबा साहब कहते हैं कि टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अभिजीत बनर्जी ने भी सिद्ध किया है कि हम जिन देशों में ज्यादा टैक्स लगा उन देशों के अंदर जो गैप था गरीब और अमीर का, वो गैप कम हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। और जिन देशों में पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट रही, समावेशी, वहां का विकास ज्यादा हुआ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि हम मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उनको ठीक करें, जो हेल्थ के इश्यूज हैं, जो एजुकेशन के इश्यूज हैं, जो फाइनेंस के, माइक्रो फाइनेंस के इश्यूज हैं, उनको हल करें तो विकास होगा। ये समस्याएं हमारे देश में बहुजनों की भी समस्याएं। क्लॉडिया गोल्डिन, वो भी नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने भी कहा कि महिलाओं के जो वर्किंग लेडीज है खासतौर से, उनके इश्यूज को भी आगे लाना चाहिए। जो गैप है वर्किंग मैन और वर्किंग वुमेन का, वो बहुत ज़्यादा है। हमें इस संबंध में निश्चित रूप से फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सेमिनार वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए। जो भी बहाना, जो भी जयंती बनाने का अवसर आपको मिले, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है विकास का, सामाजिक आर्थिक विकास का। और खासतौर से जो भारत में, हम सामाजिक आर्थिक विकास को अलग नहीं कर सकते। बहुत से देशों में हो सकता है कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक साथ चलते हैं। जितने भी कारण हैं, दोनों कारण एक साथ मिलकर के लोगों को गरीब बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जो भारतीय संविधान में भी लिए गए, खासतौर से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किए बिना राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है, ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रियम्बल के अंदर भी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बाद में आर्टिकल 38 जोड़ा गया, 39 जोड़ा गया, वहां भी आर्थिक विकास की बात है। ये बहुत बड़ी चीज है। पूरा जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन, जो बुद्ध से शुरू होता है, मुझे क्षमा करना कुछ समय ज्यादा हो रहा है क्या? हम लोग प्रयास करते हैं कि हर चीज रिसर्च के ऊपर आधारित हो, सर्वेस के ऊपर आधारित हो। बुद्ध ने कहा कि बिना प्रोडक्शन के, बिना उत्पादन के या बिना रोजगार के कोई आदमी वैसे ही रोटी खाता है जैसे कि लोहे का आग का तपता हुआ लाल गोला। बेरोजगारी हमने अपने सबने झेली कहीं ना कहीं, किसी ने 1 साल 2 साल, किसी ने 10-5 साल, और कोई आजीवन झेलता। तो प्रोडक्शन तो सबका करना पड़ेगा, लेकिन आय का भी वितरण किया बुद्ध ने। फाइनेंशियल लिटरेसी का, मैं तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में लेक्चर दे रहा था, इसको बड़ा लोगों ने नोट किया। ये बहुत बड़ी चीज है कि जो आपको आय होती है उसको 4 भागों में बांटो। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा उस समय विषय नहीं था, तो परसेंटेज नहीं दिया गया, लेकिन उनको विभाजित किया गया 4 भागों में। 2 भागों को अपने उद्योग धंधे में लगाइए, 1 भाग से अपना रोजमर्रा का जो दिनचर्या है उस पर खर्चा कीजिए, और 25% यानी कि चौथा हिस्सा उसको आप अपने आपातकाल के लिए, अपने इमरजेंसी के लिए बचत कीजिए। पहले बैंक नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं था, सेंसेक्स नहीं था, कुछ नहीं था, तो जो आपकी बचत थी वही थी। और आज भी ये बात सही, जिन लोगों ने 25% बचाया था, वो चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी एपिडेमिक पेंडेमिक आए, उन लोगों को जो झटका झेलना था वो आसान हो गया। कई कंट्रीज के अंदर भूकंप आया, उन कंट्रीज का हाल खराब हो गया, वो सही नहीं हो पाए। लेकिन जिन कंट्रीज के अंदर अमीर गरीब के बीच में गैप कम था, जहां सुविधाएं ज्यादा थी, वहां पर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन, रिपेरेशन वर्क अच्छा हो गया। अरे लोग डिग्री ले रहे हैं, हम लोग कहते हैं जाकर के थोड़ा सा, खासतौर से जो लोग गांव से निकल के आए, मोहल्लों से, गरीबी से निकल करके आए हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है उनका मार्गदर्शन करने की। अभी हरीश कुमार साहब बात कर रहे थे, जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मार्गदर्शन किया जाए। मार्गदर्शन क्या मार्गदर्शन करना है आपको? उन्हें बताइए कि पढ़ाई आज पूरी दुनिया के अंदर कौन सी चल रही है। स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ भारत में बहुजनों के लिए जरूरी है अंग्रेजी की शिक्षा और विधि की शिक्षा। और हमने तो अभियान भी चलवाया कि एक घर के अंदर एक वकील जरूर पैदा करो। वकील की पावर आप नहीं जानते। वकील पैदा कर लिया तो पड़ोसी आपके घर पे एनक्रोचमेंट नहीं करेगा, आपके खेत पे एनक्रोचमेंट नहीं करेगा। अब काला कोट पहन के चले गए तो थाने में भी कुर्सी मिलेगी। सही कह रहा हूं सर? तहसील में भी कुर्सी मिलेगी। सभी से पूछा, बात सही है ना? कोट वोट पहन के जाओगे काला कोट तो थाने में भी और तहसील में भी इज्जत मिलेगी। ये एलएलबी का जादू है। और हम लोगों ने जब भी वकीलों पर लाठी चलाई तो वकीलों से हमें तो सॉरी बोलना पड़ा, विद ड्यू रिगार्ड्स। इतने पावरफुल है वकालत की डिग्री, तो कम से कम परिवार के अंदर एक वकील जरूर पैदा करिए। वो हो सकता है जज बन जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाए और अंग्रेजी पढ़ के जाएगा तो जाएगा ही जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आपको अपने गांव, अपने मोहल्ले, भाई भतीजे सबको आपको देना है। वो मिथ जो हमें गरीब बनाते हैं
पढ़े लिखे लोगों को देखा है मैंने कि अपनी बीवी को नौकरी नहीं कराएंगे, शर्त लगाएंगे शादी के टाइम। आप जानते हैं कि अगर जीवन के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई बवाल हो जाए, कितना भी इंश्योरेंस करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाता है और आपका जो परिवार की इनकम है वो आधी या 1/3 रह जाएगी। लेकिन अगर दोनों जीवन साथी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमाते हैं तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना को झेल सकते हैं। तो ऐसे मित्र को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, जितना संभव है हम, जितना भी संभव हो हम उनको नौकरी करने देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो आपका स्तंभ बनेंगे परिवार का। बच्चों को नौकरी कराना ऐसा नहीं है दिक्कत हो। आज दहेज की वेदी पर बनी वही महिलाएं चढ़ती हैं जो या तो कम पढ़ी लिखी हैं या नौकरी नहीं कर रही। नौकरी करने वाली महिलाओं को ये झेलना तो सबको पड़ता है। भारत में दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई, सती प्रथा भी खत्म नहीं हुई, बहुत सी प्रथाएं हैं, लिंग भेद खत्म नहीं हुआ, तो दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी आपका जो पे बैक टू फैमिली कॉन्सेप्ट है, उस कंसेप्ट को अगर आप लेकर आगे चलेंगे तो आपका समाज मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होना बहुत जरूरी है। हरीश कुमार साहब, चंद्रपाल साहब, ये सब लोग उदाहरण है। इन्होंने समाज को भी मजबूत किया और परिवार को भी मजबूत किया। पता लगा परिवार कमजोर हो गया और हम चल दिए उठ करके। भगवान बुद्ध ने बाद में कहा कि भिक्षु बनना है, परिवार की परमिशन लेकर आओ, सेनापति की परमिशन लेकर आओ। उनका अपना एक्सपेरिमेंट था, अपने उपदेश थे जो आज तक कभी रेलिवेंट घोषित नहीं हुए। तो पे बैक टू फैमिली पर हर आदमी ध्यान दे, हमारा पढ़ा लिखा आदमी जो भी बाहर निकल करके आया है, तरक्की की है। पे बैक टू फैमिली का मतलब यह है कि जिस दिन वेतन मिल जाए उसी दिन अपनी माँ के अकाउंट में 2.5% कम से कम भेजिए, बाकी आपकी इच्छा। 2.5% पिता के अकाउंट में कम से कम, और कम से कम 15% जीवन साथी के अकाउंट में। और अगर भाई भतीजा भी कोई आगे चल रहा है तो उसको भी आप दे सकते हैं। ये फैमिली अगर मजबूत होगी तो ये LIC GIC से ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है उनकी पढ़ाई लिखाई में, और जाएगा कहीं नहीं, करते हैं आप, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे पे बैक टू फैमिली तो पूरा आपका समाज, आपका परिवार एक स्थायी विकास की तरफ दौड़ेगा। जो हेल्थ के इश्यूज हैं, उन हेल्थ के इश्यूज को बहुत बड़े स्टडी किया गया इकोनॉमिक्स में। और जी की वाइफ है एस्टर डफलो, उन्होंने केन्या में एक्सपेरिमेंट किया के अंदर करीब 8 लाख लोगों की जान बची। और वो जो स्वस्थ लोग थे उनकी मजदूरी बढ़ी, उनके वर्किंग डेज बढ़े, उनकी बैकवर्डनेस घटी, उनकी शिक्षा बढ़ी, उनकी आय बढ़ी। है बहुत छोटी चीज, हेल्थ पर ध्यान देना, वैक्सीनेशन कराना, ये सब चीजें कराई। राजस्थान में भी उन्होंने एस्टर डफलो ने एक्सपेरिमेंट किया। लोग तैयार नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए। कई जगह तो ये हुआ था कि लोग कूद गए नदी में, हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, और नदी में कूद करके दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एस्टर डफलो ने कहा कि इनको 1 किलो दाल दो एक्स्ट्रा जो वैक्सीनेशन कराएगा, और देखा कि 70% लोगों ने ज्यादा अगले दिन से वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दिया। तो हेल्थ इश्यूज को आप सामाजिक आर्थिक विकास से अलग नहीं कर सकते। मैं लेटेस्ट सर्वे की बात करता हूं। अभिजीत बनर्जी ने एक और चीज कही, ये सब बाबा साहब के विचारों में है। उनको आज बताया गया कि आज हमको आवश्यकता है लोगों की इग्नोरेंस कम करना, उनकी आइडियोलॉजी चेंज करना, और जो इनर्शिया है उनके अंदर जड़त्व, उसको कम करना। कम नहीं होगा तो उनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि जिस विचारधारा पे वो चल रहे हैं, मान लीजिए वो अंधविश्वास पर चल रहे हैं। अंधविश्वास की सजा है गरीबी। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो, अभी आप जाइए, हम कोई सेमिनार कर रहे हैं या हम रोजगार के ऊपर कुछ बताएंगे, कोई नहीं आएगा, सब कुछ से खाली पड़ी हुई विकास की बात करने के लिए। अभी आप कहिए अंधविश्वास का जो ट्रेड है वो इतना ज्यादा पनप रहा है, ये आइडियोलॉजी की बात है। उनको लगता है चमत्कार है, शायद घंटे 2 घंटे में हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या आप जाकर बताइए अंधविश्वास से अमीर नहीं होंगे? चंद्रपाल साहब ने बहुत मेहनत करने के बाद IAS बने, हरीश कुमार की बहुत मेहनत करने के बाद IAS बने। एक होम सेक्रेटरी थे, वो भूतों की कहानियां सुना रहे थे, इकट्ठा होकर सहारनपुर में हमारा हरीश कुमार साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर इनको ये तरीका बताइए कि IAS कैसे बनते हैं, भूतों की कहानी सुनाने में क्या इनकी वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी? सर को नाम पता है, भूतों की कहानियों से नहीं चमत्कार होने वाला है, ना बदलने वाला है। कुछ वित्तीय साक्षरता की, कुछ अधिकारी कर्मचारी बनने की, बढ़िया पढ़ाई लिखाई की बातें बताइए, उनकी विचारधारा बदलिए। वरना वो जड़त्व जो गांव से लेकर के आते हैं, जो पूजा पाठ लेकर के आते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ किसी के पैर छू करके आप विकसित हो जाएंगे। हमने किसी के पैर नहीं छुए, ना कोई कलावा बांधा, ना माथे पे तिलक लगाया, ना कहीं कोई पूजा ग्रह गए, ना उपवास किया। और IG के बेटे हैं, रिटायर्ड IG के बेटे, खुद कप्तान बन गए, बच्चे भी आप लोगों के आशीर्वाद से UPSC की सबसे बड़ी सेवा में। ये चमत्कार से नहीं हुआ, ये किसी नदी में नहाने से नहीं हुआ, किसी का आशीर्वाद से नहीं है, ये सीधे सीधे परिणाम है। तो बाबा साहब के उस नारे का शिक्षित बनो, संघर्ष करो। एक नारा जिसे समझ में आ जाएगा, बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात आराम से समझ में आ जाएगी। देश के अंदर सुपरस्टिशंस का और खासतौर से कास्ट का दोबारा से गैंगरेप शुरू हो गए। जाति के खिलाफ कानून की कोई नेता भी मांग नहीं कर रहा, अंधविश्वास के खिलाफ कानून की कोई मांग नहीं कर रहा। ये क्या है? ये जड़त्व है, लोगों को डर लगता है। लेकिन ये नहीं पता कि जिस दिन जाति और अंधविश्वास के खिलाफ कानून बन गया, उस दिन देश के वो लोग जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा अच्छाई, सबसे ज्यादा नैतिकता उनके अंदर है, सबसे ज्यादा प्रेम उनके अंदर है, सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद उनके अंदर है, वो कभी धमकी नहीं देते कितने गरीब हो जाएं कि हम राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन आया जिम यांग किम 2015 में गुजरात में वाइब्रेंट समिट हुई, तो उसमें उसने स्वीकार किया कि इस देश का जो 40% गरीबी है वो कास्ट की वजह से, जाति की वजह से। इसी चीज को राइस डेविस बहुत पहले कह गए थे, अगर जाति खत्म हो जाती है, बुद्ध की बात को मान लिया होता तो देश वाकई में शुरू होता। कितनी चीजें, सिंपल चीजें हैं आपके विकास का। आप एक सर्वे करके देखो अपने गांव में,
अपने मोहल्ले में। जिस घर के अंदर जितना पंचशील का पालन हुआ होगा उतना ही उस घर का विकास हुआ होगा। ये वित्तीय साक्षरता है, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं प्रचार कर रहा बुद्ध का बाबा साहब, मैं तो पंचशील का महत्व बता रहा हूं, सिर्फ पंचशील का। ये पंचशील का महत्व है और जो हिस्सेदारी, जो रिजर्वेशन जो मिला हुआ उसका लाभ उठाइए और अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए। पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय के खिलाफ बहुत से लोग हैं, भारतीय संविधान के समर्थक भी बहुत हैं, निश्चित रूप से लगातार चल रहा है। हिस्सेदारी की लड़ाई ऐसी चीज है पूरी दुनिया के अंदर, लोकतंत्र का मतलब यह है कि हाँ, आम आदमी को, हर आदमी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सही नारा यही है, सबका हिस्सा हो, सबका विकास हो, उत्थान हो या पतन हो, सब जिम्मेदार हो उसके लिए। उसमें क्या दिक्कत है? हम जब समाधान की बात करते हैं तो जिम्मेदारी की बात भी करते हैं। हम जहां से आए हैं, पे बैक टू सोसाइटी वहीं से करनी पड़ेगी। हम अगर अपने गांव वालों में जाकर के वहां से अंधविश्वास खत्म नहीं करते, हम वहां जाकर के पंचशील का महत्व नहीं बताते, हम उनका कैरियर काउंसलिंग नहीं करते, हम उन्हें आपस में वहां बैठने की बात नहीं बताते, वहां उनको हम विधिक साक्षरता शिविर नहीं लगवाते, वहां हम स्वास्थ्य शिविर नहीं लगवाते। हम अपने गांव जाते हैं तो पहले फोन कर देते हैं, कल स्वास्थ्य शिविर लगवा देना, 1500 जो है खर्चा होगा हम लोग देंगे। कुछ नहीं, लोग मिलते नहीं और आपकी मुलाकात एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, अर्थपूर्ण। यानी गए और दावत खा के चले आए, उसके लिए शादी ब्याह बहुत होते हैं। हमारा जो समाज है वो मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी है, एक चीज सोचता है और वही मैरिज आपको कर्जदार बनाती है, आपके बच्चों को कर्जदार बनाती है, आपके समझी को कर्जदार बनाती है। मैरिज सेंट्रिक सोसाइटी नहीं बनानी, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंट्रिक सोसाइटी बनानी है। जिस बच्ची का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो गया उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, उसके परिवार को नहीं रोक सकता। जो खर्चा लड़कियों की शादी पर करना है उससे अच्छा उनको आप स्टेम एजुकेशन दिलवाने में करिए, निश्चित रूप से विकास होगा। क्षमा चाहूंगा ज्यादा बातें करने के लिए, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपके विषय से संबंधित हैं और मैं एक बार फिर बधाई दूंगा। एक तो सबसे बड़ा काम ये कि सर का आशीर्वाद मिल गया, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं थी आगरा के बाद में, और सब लोगों को जोड़ दिया आपने, ये अच्छी बात है। इस तरह आप सबको अपने गाँव में कराना चाहिए। साल में अगर एक बार भी अपने गाँव में करा देंगे मीटिंग तो आपका काम पूरा होगा। जो हमारे रिटायर्ड अफसर्स हैं उनमें बहुत बड़ी ताकत है, अकेले पहुंचने का पता नहीं कितने होंगे, ये इकट्ठा होकर के या अकेले भी संडे में जाने लगे, बुधवार जाए कहीं सभा में जाने लगे तो इतनी भीड़ हो जाएगी, कुछ खाली नहीं होंगी और कुछ बता के आएंगे, कौन सम्मान नहीं करेगा आपको? लेकिन डर लगता है सम्मान नहीं मिलेगा। वजह यही है कि वो डर क्यों है? वजह यही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर चोर है। आपको लगता है कि हमारा सम्मान उतना नहीं मिलेगा जितना चंद्रपाल साहब को मिल रहा है, हरीश मोदी को मिल रहा है। सम्मान तभी मिलेगा ना, चंद्रपाल साहब का नाम है, जिस विभाग में रहे उस विभाग में वो करके दिखाया जो मैक्सिमम और उससे भी ज्यादा। आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके कदमों पर, उनके रास्ते पर चलते हैं। हरीश मोदी चाहे लखनऊ में रहे हों चाहे कहीं रहे हों, लेकिन लगा कि हाँ, हर तरह से वो सपोर्ट भी करते रहे, समाज को भी, परिवार को भी, हर तरह से। तो निश्चित रूप से ये जो आदर्श की बातें हैं तभी तो जाएंगे जब हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।